हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान का अगला भाग। हमने पिछला क्या पढ़ा था? अभी तक जितने भी संवैधानिक संशोधन हुए, संवैधानिक संशोधन की बात हम कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता के पश्चात की नहीं, या जब से संविधान लागू हुआ हम तब की बात नहीं कर रहे हैं। जब से ब्रिटिश शासन भारत आया था और तब से स्वतंत्रता तक जितने भी संवैधानिक कानून लागू हुए, अधिनियम लागू हुए, उनकी बात की। उसके बाद हमने बात किया संविधान बनने की संरचना, उनके कार्य, कैसे संरचना थी, कैसे कार्य हुआ। उसके बाद हमने बात किया अनुसूचियों की, क्योंकि हमारा जो संविधान बना उसमें 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं और 22 भाग थे। ये हमारे मूल संविधान में था, परंतु फिर 4 संशोधन और हुए, ये 8 से क्या हो गई? 12 हो गई। हमने इनके बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं हमारा प्रेम्बल, हमारा प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। देखो, हर एक सब्जेक्ट, विषय वस्तु कुछ भी हो, उसके पूरे विषय वस्तु की निचोड़ हमारे जो विषय वस्तु होता है उसके फर्स्ट पे होता है। किताबों में जैसे मान लो किताब है तो उनमें चैप्टर वाइज होता है, किस चैप्टर में क्या है वो दिया हुआ होता है। इसी तरह से हमारे संविधान का प्रस्तावना क्या बताता है? हमारे पूरे संविधान की एक रूपरेखा इंकित करता है कि हमारा संविधान कैसा है और क्या है। हम आज बात करने वाले हैं प्रस्तावना की, पर उससे पहले थोड़ा सा संविधान। विश्व का एकमात्र संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, कौन सा है? भारत का संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का है। कहाँ का है? भारत का है। अब आती बात, सर शुरू प्रस्तावना करने जा रहे थे, बता रहे हैं कि लिखित संविधान भारत का है। यहाँ पर क्या इसकी जरूरत है? थोड़ा वेट करो, अभी बताते हैं। दरअसल जो सबसे बड़ा संविधान भारत का, क्या इसके अर्थ किसी अन्य का नहीं है? जी नहीं, हर जगह लिखित भी है और एक ऐसा देश है जहां पर संविधान लिखित नहीं है। कौन सा देश है? अर्थात अलिखित संविधान कहां का है? अलिखित संविधान कहां का है? वो है ब्रिटेन। कहां का है? ब्रिटेन का। अब बात आती सर कि हमारे देश का संविधान जो बना ये ब्रिटेन से ही आधारित है। ब्रिटेन के ही कानून वगैरह को देखकर हमारे देश में संविधान बनाने की प्रेरणा जगी और उसी को देखकर या उसी को मतलब अपनी प्रेरणादायक बना करके हमने संविधान बनाया। लेकिन वहां का अलिखित क्यों है? दरअसल वहां शुरुआत से एक ऐसा कल्चर रहा जहां पर असभ्यता की बात ही नहीं रही या सभ्यता गलत तरीके से गई ही नहीं। हमारा ही एक ऐसा देश था जहां पर जगह जगह पर छोटे छोटे राज्य थे, पर वहां एक छत्र राज्य था, एक ही व्यक्ति शासन करता था। हमारे यहाँ जितना बड़ा देश था उससे कई गुना अधिक तो राज्य थे, हर क्षेत्र पे, हर कस्बे पे राजा राज्य कर रहे थे। इससे क्या होता था? उनमें मतभेद होता था, युद्ध होते थे, संघर्ष होता था और पश्चात एक दूसरे को हड़पने के चक्कर में रहते थे। इस कारण हमारा देश और उनके देश दोनों में सभ्यता बहुत अंतर है। इसके बाद आता है कि अलिखित क्यों? वह आवश्यकता क्या है? जब संविधान वहां पर सभी कानून मतलब व्यक्ति हैं, बिना लिखे पढ़े चल रहे हैं, आराम से उसी ढाल में ढल रहे हैं, तो कानून के लिए लिखने की आवश्यकता क्या है? बात आती है कि सर हम शुरू करने जा रहे थे प्रस्तावना, तो हाँ प्रस्तावना। अब बात आती है कि सर सबसे पहले संविधान किसका बना? तो विश्व में सबसे पहला संविधान, विश्व का सबसे पहला संविधान कहां का है? अमेरिका का है। कहां का है? अमेरिका। अब बात आती सर हमको पढ़ना भारत का है, हमको ब्रिटेन और अमेरिका से क्या मतलब? चलो हम ब्रिटेन मान भी लें कि जो ब्रिटेन है यहां से हमारा संविधान प्रेरित है, यहां से हमारे संविधान के कानून और नियम लिए गए हैं, तो अमेरिका से क्या मतलब है?
अमेरिका से मतलब यह है कि सबसे पहले संविधान जो बना वो अमेरिका का बना था। कहाँ का बना था? अमेरिका का बना था। अब बात करते हैं, हम शुरू करने जा रहे थे प्रस्तावना। जाहिर सी बात है, जब संविधान अमेरिका का बना तो प्रस्तावना भी सबसे पहले कहाँ बनी होगी? अमेरिका में। अतः सर्वप्रथम प्रस्तावना कहाँ प्रस्तुत की गई? अमेरिका में। सर्वप्रथम प्रस्तावना या प्रेम्बल कहाँ प्रस्तुत किया गया? अमेरिका में प्रस्तुत किया गया था। और इसी से हमारे देश में जो संविधान बना, विचार आया कि हमारे देश में भी जो संविधान बन रहा है इसकी भी एक प्रस्तावना होनी चाहिए, विषय वस्तु होनी चाहिए। तो विचार कहां से आया? सबसे पहले प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। अब सर बात आती है कि विचार ले लिया गया, क्या सर भाषा भी? नहीं, हमारा जो प्रस्तावना है इस कई देशों से मिलके बना है। अब आती है भाषा कहां से ली गई? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। याद रहे, ये बहुत पूछा गया है हमारे जो एग्जाम होते हैं, वनडे के हों या फिर सिविल सर्विसेज के हों या पीसीएस लेवल के हों, सभी में कई बार पूछा गया है कि हमारे प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है, हमारे प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, कहां से अवतरित हुआ है, कहां से उद्घटित हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। भाषा हो गई, विचार हो गई। अब आती है बात हमारे संविधान के प्रस्तावना की। हम बात करते हैं कि हमारा संविधान में देखो 3 तथ्य हैं। पहला है न्याय, फिर है स्वतंत्रता, फिर है समता। समता का तात्पर्य समानता से होती है। किससे होती है? समानता से। आइए देखते हैं। पहला है न्याय। क्या है? न्याय। उसके बाद क्या है? स्वतंत्रता। उसके बाद है समता। क्या है? समता। अब बात आती है कि सर इनका क्या तात्पर्य? दरअसल हमारे संविधान के द्वारा हमने क्या भी आपको बताया कि हमारा जो संविधान है इस पूरे का सार कहां पर है? हमारी प्रस्तावना में। अर्थात प्रस्तावना एक ऐसा छोटा सा टॉपिक है जिसमें संपूर्ण संविधान समाहित है, और उन संपूर्ण संविधान में कुछ का अर्थ यहीं पर आ जाता है। जैसे न्याय। न्याय हमें संविधान ने 3 प्रकार के दिए हैं। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, फिर है राजनीतिक। कौन कौन से हैं? न्याय, सामाजिक, पहला है सामाजिक, फिर है आर्थिक, अगला है राजनीतिक। अगला है राजनीतिक। अब बात आती है कि सर इनका मतलब क्या है? सामाजिक का तात्पर्य, एक मिनट पहले हम यह देख लेते हैं पूरे। अब आती है स्वतंत्रता। कौन कौन से है? स्वतंत्रता हमको 5 प्रकार की दी गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। न्याय 3 प्रकार की, स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई है। कौन कौन सी है? पहला धर्म, फिर विश्वास, फिर अभिव्यक्ति, कौन कौन सी है? धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति, उपासना, चार। कौन? धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति, उपासना और विचार। कुल कितने हुए? 1 2 3 4 5। कुल हमें 5 प्रकार के मिले हैं। याद रहेगा? स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति, उपासना और विचार। अब हम बात कर रहे हैं कि समता। सर समता क्या है? समता का दूसरा नाम है समानता। क्या है? समानता। समता को हम समानता में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब आती बात कौन कौन से हैं सर? समानता है, एक है प्रतिष्ठा,
और दूसरा है अवसर। अब है कि सर इनका मतलब क्या है, मतलब समझ लो। दरअसल सामाजिक न्याय, पहले न्याय देख ले। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? समाज का एक छोटा सा उदाहरण ले लो, विवाह। विवाह एक सामाजिक बंधन है। यहां पर सामाजिक न्याय की बात हो रही है। जब चलो विवाह हुआ, कुछ समय पश्चात नहीं बनी, या दहेज प्रथा है कि जो वर पक्ष है ये वधु पक्ष पर दबाव डाल रहा है कि नहीं हमको इतना दहेज चाहिए। विवाह के पश्चात तब क्या होता है, कहती है कि नहीं चलो ठीक है तुमको हम कोर्ट में देते हैं, जितना चाहिए उतना कोर्ट में। क्या है ये, सामाजिक न्याय है या नहीं है? कई बार हम कोर्ट ना जा करके ग्राम पंचायत लगती है, ग्राम पंचायत सुना होगा, वहां पर इसका निर्णय होता है, फैसला होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये क्या है, ये सामाजिक न्याय है। बात आती है आर्थिक की। हम देखते हैं हर जिले में दीवानी न्यायालय होता है। दीवानी न्यायालय का तात्पर्य अर्थ से संबंधित होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी का घर नहीं हड़प सकता, किसी जमीन जायदाद नहीं हड़प सकता। ये सब क्या है, अर्थ में आता है, अर्थात आर्थिक में आता है। इसलिए यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हमें, ये आर्थिक न्याय हो गया। अब आता है राजनैतिक। राजनैतिक न्याय हमने आपको बताया था कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची बनाई गई थी, जिसमें दल बदल अधिनियम या दल बदल नियम कानून लागू किया गया था। क्या था, यही तो था कि जब हम दो पक्ष हैं, एक पक्ष है एक विपक्ष है, एक सत्ता में है एक उसके विपरीत है जो सत्ता में नहीं है परंतु विपक्ष के रूप में वो बैठी हुई है। अब यहां हमें फायदा नहीं हो रहा है और उसके कार्यकाल के समय ही हम यहां से निकलकर उधर चले जाएं। ये रोकता है कौन, 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल नियम रोकता है। ये क्या हुआ, राजनैतिक। या फिर ऐसा समझ लो कि कोई नेता है, वो कहता है नहीं हमको तुम्हारी जमीन चाहिए, हम यहाँ के सीएम हैं, पीएम हैं या सांसद हैं, विधायक हैं, हमको तुम्हारी जमीन चाहिए, मतलब चाहिए। तुम क्या कर सकते हो, सीधे कोर्ट जा सकते हो और अनुरोध कर सकते हो या फिर उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो कि माननीय हमारे यहाँ के विधायक, सांसद, सीएम या पीएम जो भी हैं हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी कोर्ट सुनवाई करेगी। ये क्या है, राजनैतिक न्याय है। तीनों हो गए। न्याय को, राजनीतिक न्याय को ऐसा समझ लो, केशवानंद भारती बनाम सुना होगा 1973, उसमें क्या था, ये एक ट्रस्ट स्थापित किए थे चंदा इकट्ठा करके, परंतु केरल सरकार ने उनके उस ट्रस्ट को, जमीन को राज्य के विकास के लिए लेने के लिए बात की और उन पर दबाव डाला कि ये नहीं दोगे तो हम कानून के तहत आपसे ये जमीन ले लेंगे। परंतु उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट में उनके विपक्ष में गया, मतलब केशवानंद के विपक्ष में गया, वहां से असंतुष्ट हुए, उठकर तुरंत सर्वोच्च न्यायालय गए, क्योंकि हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय। वहां से उठ के ये सर्वोच्च न्यायालय गए, वहां से आया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी राज्य का सीएम या फिर गृह मंत्री या राज्य मंत्री या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। ये क्या है, राजनीतिक न्याय है। उम्मीद है न्याय समझ में आ गया होगा। बात करते हैं स्वतंत्रता क्या है। भाई हम हिंदू धर्म में जन्म लिए, हमारी मर्जी, हम चाहे हिंदू में रहें या फिर अपना कन्वर्ट करके हम मुस्लिम बन जाएं, ईसाई बन जाएं, धर्म हमारा है, हम कौन सा धर्म अपनाएंगे, इस संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है, ये स्वतंत्रता दी है, ये छूट दी है कि हम किस धर्म में रहेंगे, किस में जन्म लिए और किस में जाना चाहेंगे, ये हम पर है, ना कि किसी दूसरे के व्यक्ति पर या किसी दूसरे के दबाव पर, ना कि ये समाज निर्धारित करेगा कि हमने जहां जन्म लिया, जहां पैदा हुए, हम वहीं रहें। ये हमारे ऊपर है, हमको संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम एक धर्म से दूसरे धर्म में जा सकते हैं, उसे मान सकते हैं। अगला है विश्वास। हमारा मन है, हमारा विश्वास है, हमें अगर सरकार पर विश्वास है तो ये हम पर है, हमें विश्वास नहीं है तो भी हम पर है। क्यों, विश्वास करने का अधिकार किसने दिया है, संविधान ने दिया है। आता है अभिव्यक्ति। हम किसके प्रति कैसा सोच रखते हैं, हम अपना, ये समझ लो, हम अपनी प्रवृत्ति कैसी रखना चाहते हैं, ये हम पर है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति पर। हमें अपना नेचर कैसा बनाना है ये हम पर निर्भर करता है, हम किसी के सामने कैसे प्रस्तुत होते हैं,
ये हम पर निर्भर करता है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर। अगर हम अपने आप को घमंडी दिखाना चाहते हैं तो घमंडी दिखाएंगे। हमको आजादी मिली, हमको ये स्वतंत्रता मिली है, क्या कहलाएगा? ये अभिव्यक्ति कहलाएगा। आता है उपासना। हम ब्रह्मा की पूजा करें, अल्लाह की पूजा करें, शंकर की पूजा करें, ईसाई ईसा मसीह किसी की पूजा करें, हमसे क्या मतलब किसी समाज को इससे क्या मतलब? हमें स्वतंत्रता मिली है तो हम चाहे ब्रह्मा की पूजा करें या अल्लाह की पूजा करें, ये हम पर है। इसी को कहा गया है कि उपासना की स्वतंत्रता। अब आता है विचार। विचार से तात्पर्य है हम कैसा विचार रखते हैं। हमें समाज में अच्छा बनना है तो सकारात्मक विचार रखेंगे, बुरा बनना है नकारात्मक विचार रखेंगे। अब ये हम पर है कि हम कैसा बनना चाहते हैं, विचार कैसा रखें। हमारा दोस्त है, हम उसके प्रति कैसा विचार रख रहे हैं, वो अलग चीज है। कि हम अपने उस विचार से उस व्यक्ति को हताहत करें या ना करें, ये अलग मैटर है, लेकिन हम विचार तो रख सकते हैं। ये तो हमें स्वतंत्रता है, हमारे संविधान ने हमको ये स्वतंत्रताएं दी हैं। कुल कितनी? 5। कौन कौन सी हैं? धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति, उपासना और विचार की स्वतंत्रता। अब आती है समता या समानता। कौन सी हैं? प्रतिष्ठा और अवसर। कौन सी हैं? प्रतिष्ठा और अवसर, कुल 2। अब यहां आता है प्रतिष्ठा क्या है, अवसर क्या है। प्रतिष्ठा, मान लो एक दलित वर्ग का आईएएस है, एक अभिजात वर्ग का आईएएस, मतलब ब्राह्मण या क्षत्रिय वगैरह वो आईएएस है। क्या हम ये कहेंगे कि वो दलित आईएएस है और वो क्षत्रिय या ब्राह्मण आईएएस? नहीं। प्रतिष्ठा कहती है आईएएस सिर्फ आईएएस होता है, ना कि वो दलित या ब्राह्मण क्षत्रिय, वो सिर्फ आईएएस है। मनुष्य सिर्फ मनुष्य है, ना कि वो दलित मनुष्य बोलोगे या फिर ब्राह्मण मनुष्य बोलोगे। मनुष्य सिर्फ मनुष्य है, पशु सिर्फ पशु है ना। ऐसा नहीं कह सकते हो कि जो दलित वर्ग का मनुष्य है उसे हम पशु कहेंगे और उच्च वर्ग का है उसे कहेंगे हाँ ये मनुष्य है। ये नहीं। प्रतिष्ठा का मतलब होता है सभी को समान सम्मान दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई अपशब्द, घृणित ऐसे शब्दों का उपयोग करता है तो वो उसके समता या समानता में विरोध करता है और इसके लिए न्यायालय उपलब्ध। बात आती अवसर की। अवसर क्या है भाई? कोई भी फॉर्म पढ़ रहे हैं, मान लो वैकेंसियां निकली हैं, अभी हाल ही में यूपीपी की वैकेंसी निकलने वाली हैं, तो उनमें क्या है, क्या ये लिखित आता है? नहीं, इसमें ब्राह्मण ही डालेंगे, दलित वर्ग इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते, नहीं ना। सभी के लिए लागू होता है। वो अलग चीज, विशेष स्थितियों में छूट दी जाती है। जैसे जब संविधान बना था उस समय दलित वर्ग या समझ लो जो SC ST जिन्हें हम आजकल अनुसूचित जनजाति कहते हैं, ये क्या है? पिछड़ा वर्ग है। इन्हीं पिछड़े वर्गों को जनरल और ओबीसी के बराबर लाने के लिए क्या किया गया था कि इनको छूट दी गई थी कि इतने % इनको छूट दी जाएगी। वो छूट दी गई थी 2026 तक था, अब इसे बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। ये क्या है? अवसर है कि जैसे फॉर्म आया यूपीपी का तो ब्राह्मण क्षत्रियों के साथ साथ अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात ये भी फॉर्म डाल सकेंगे। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्या सर इनमें कोई अन्य भी करेक्शन की? जी हाँ, दरअसल एक 1917 कब 1917 में एक क्रांति हुई थी जिसे जानते हैं सभी रूस की क्रांति। किस नाम से जानते हैं? रूस की क्रांति। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो चर्च थे उनके जो पादरी वर्ग थे ये अपने आप को कुलीन बताते थे और लोगों से कहते थे कि नहीं तुम लोग निम्न जाति के हो इसलिए तुम्हें पूजा उपासना करने की अधिकार नहीं, इसका स्वतंत्रता नहीं है, और जो हम नियम बनाएंगे, जो हम कायदे बनाएंगे उन्हें मानने के लिए तुम लोग बाध्य हो। परंतु वहां पर विद्वान आए और इन विद्वानों ने 1917 में जन जागरूक किया और उन जन जागरूकता में एक नारा दिया था, समानता व बंधुत्व। क्या दिया था? समानता व बंधुत्व। समानता व बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब है भाईचारा, मतलब हम जितने भी देशवासी हैं सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और सभी हम भाईचारे में लिप्त हैं। अर्थात हमारे लोगों के बीच का रिश्ता एक भाइयों का है। इसलिए हम ऊंचे नीच कैसे हुए? जब हम एक ही देश के वासी हैं तो हम कैसे अलग हुए? समानता कहता है कि ये पादरी कहां से आए? हम ही लोगों में से तो कोई गया है।
अब ये अपना राज्य, अपना अधिकार स्थापित करने के लिए, अपना निजी स्वामित्व स्थापित करने के लिए इन्होंने कह दिया नहीं, हम पादरी हैं, हम अभिजात हैं, हम सबसे उच्च हैं, ईश्वर ने हमको तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा। ये गलत है। आखिर तुम भी तो हम ही लोगों से आए, तुमने भी पृथ्वी पर जन्म लिया जैसे हम लोगों ने लिया। फिर हमारे तुम्हारे में अंतर क्या है? वहां के विद्वानों ने मिलकर 1917 में ये विरोध किया और रूस की क्रांति आई, जिसके नारा था समानता व बंधुत्व। अर्थात हमारे प्रम्बल, हमारे संविधान के उद्देशिका में समानता व बंधुत्व शब्द रूस की क्रांति से लिया गया, जो कि 1917 में हुआ था। कहाँ? रूस में। यह समझ में आया? इसके बाद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके द्वारा हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए। पहला समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। याद रहेगा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? 3 शब्द थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी मतलब समाज से संबंधित जितने भी रीति रिवाज हैं या समाज से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? समाजवादी कहलाएंगे। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर संविधान में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया तो यह संविधान की आत्महत्या कहलाएगी। क्यों? कोई भी तब राजनेता किसी भी कार्य को करने के लिए, वो उचित हो या अनुचित, समाजवादी का रूप देकर के उस कार्य को कर सकता है। इससे उनकी स्वतंत्रता, उनके मूलाधिकार पर आघात होगा, जो कि संविधान या हमारे देश के नागरिकों के लिए उचित नहीं है। परंतु 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। फिर आता है धर्मनिरपेक्ष। कोई भी राजनैतिक या कोई भी सरकारी नौकर या राजनैतिक व्यक्ति किसी भी धर्म का पक्ष नहीं ले सकता, क्यों ही ना वो क्लर्क हो या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो। क्यों? अगर हम किसी भी धर्म का पक्ष लेंगे या किसी भी जाति का पक्ष लेंगे तो इसका मतलब हम अगले व्यक्ति के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, जो कि हमारा देश, हमारे देश के संविधान न्याय के तहत इसे रोकता है। इसलिए यहां शब्द जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, अर्थात दोनों के मध्य तटस्थ रहो, कि हम धर्म के प्रति नहीं जाएंगे तो ना अन्याय इसके साथ होगा ना अन्याय इसके साथ होगा। यही है धर्मनिरपेक्ष। बात आती अखंडता। अखंडता का मतलब हो गया जिसे खंडित ना किया जाए, अर्थात हमारा देश राज्यों से मिलकर बनेगा या राज्य ना हो, मतलब देश ना होकर राज्यों का संघ होगा, जिससे भंग नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा कोई कृत्य जिससे हमारे देश की एकता खंडित हो, उसे देशद्रोह का करार दिया जाता है। कारण क्या था? हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शब्द जोड़ा गया अखंडता। हमारा प्रस्तावना यहीं तक था। अब प्रस्तावना के लिए एक व्यक्ति ऐसा है जिसने हमारे प्रस्तावना को एक शब्द कहा है, राजनैतिक कुंडली। क्या कहा है? राजनैतिक कुंडली। इसे नोट में डाल लो। नोट 2000 का राजनैतिक कुंडली की संज्ञा राजनैतिक कुंडली की संज्ञा किसने दी? राजनैतिक कुंडली की संज्ञा दी है के.एम. मुंशी ने। किसने दिया है? के.एम. मुंशी ने। किसे? हमारी प्रस्तावना को, संविधान के प्रस्तावना या प्रम्बल को राजनैतिक कुंडली की संज्ञा दी है के.एम. मुंशी ने। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, एक विचारक थे, एक दार्शनिक थे, और इन्होंने कहा था कि हमारा देश जो है और इसकी जो संविधान बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाता। क्यों?
क्योंकि जो संविधान बना है पूरी की पूरी तरह से वो राजनीति वालों के पक्ष में है, ना कि भारत की जनता के पक्ष में। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो संविधान है या इसकी जो प्रस्तावना है यह राजनीतिक कुंडली है। याद रहेगा, हमारा प्रस्तावना यहीं पर समाप्त होता है। आज ये प्रस्तावना इतना था। अब बात करते हैं अगले भाग की, संविधान प्रारंभ की। क्या है संविधान? परंतु उससे पहले कहना चाहूंगा, यद्यपि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा हो कि हाँ एग्जाम से संबंधित जानकारी है, आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, तो इसे शेयर भी करें। आइए देखते हैं भाग 1 की। भाग 1, कुल कितने भाग हैं? कुल 22 भाग हैं। हम एक साथ नहीं लिखवाएंगे, हम अनुच्छेद के अनुसार चलते चलेंगे। जैसे भाग 1, भाग 2 या जो महत्वपूर्ण है उनमें लिखवाते चलेंगे कि ये इस भाग का है, ये यहां से लिया गया है। ठीक है, आइए हम भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक। कितने से कितना तक? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक बात आती है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत देश न होकर के राज्यों का संघ कहलाएगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। इससे क्या तात्पर्य है? ऐसा समझो कि कोई भी देश होता है, जैसे अमेरिका को हम देश बोल सकते हैं। क्यों? उसकी प्रस्तावना में ये नहीं है कि अमेरिका राज्यों का संघ होगा। अमेरिका एक महाद्वीप है और उसमें जितने भी हैं वो अलग अलग देश हैं, ना कि वो राज्य हैं। इसी तरीके से हमारा देश है, परंतु इसे देश ना कहकर राज्यों का संघ कहा जाता है। और कहा गया है कि हमारे देश को जोड़ा किससे गया है? अखंडता से जोड़ा गया है कि इस देश को खंडित नहीं किया जा सकता, या राज्यों को अधिकार ये नहीं है, या उनके उच्च वर्ग को या उच्च राजनीतिज्ञ को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी राज्य को हमारे देश से खंडित कर सकें या अलग कर सकें। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और यही अनुच्छेद 1 कहता है। इसी को यहाँ पर समाहित किया गया था। याद है? याद रहेगा। आइए अब बात करते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि हमारे देश में राज्यों की स्थापना, किसी भी राज्य की स्थापना या उनका प्रवेश, राज्य की स्थापना या उनका प्रवेश, ये यहां पर बात कर रहा है कि स्थापना होगी या प्रवेश किया जाएगा। अब बात आती है सर स्थापना प्रवेश से क्या मतलब? उसके पहले एक और देखो, अनुच्छेद 3। कौन सा? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3, उम्मीद इससे समझ जाओगे। अनुच्छेद 3 कहता है राज्यों के नाम में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। क्या कहता है? सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। कुछ समझ में आया? अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। वहीं पर अनुच्छेद 2 कहता है कि किसी भी राज्य को भारत में स्थापित किया जाएगा या राज्यों के संघ में स्थापित किया जाएगा या फिर उनका प्रवेश कराया जाएगा। ऐसा समझो, अनुच्छेद 2 को हमारे देश में एक संविधान में एक संवैधानिक संशोधन हुआ था, 35वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। कौन सा? 35वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
1975। कब हुआ था? 1975। ये कहता है कि 1974, सॉरी, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 कहता है कि हमारा देश राज्य कौन सा? सिक्किम। नाम सुना होगा। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा किसमें जोड़ा गया था? भारत के राज्यों में जोड़ा गया था। इसे सहयुक्त राज्य बनाया था। कैसा? सहयुक्त राज्य बनाया था। सहयुक्त राज्य से क्या तात्पर्य? सहयुक्त राज्य ऐसे राज्य को कहते हैं कि उसे सुरक्षा तो देश देगा या देश की सरकार देगी, परंतु उसके नियम कायदे कानून बनाने का अधिकार देश के पास नहीं होगा। सिर्फ होगा तो इतना कि बाहरी लोगों से हिफाजत की जा सकेगी। इसे कहते हैं सहयुक्त राज्य। जैसे जापान है, जापान अपनी सेना का निर्धारण नहीं कर सकता, उसे नहीं बना सकता। इसकी व्यवस्था कौन करता है? अमेरिका करता है। जापान अमेरिका का सहयुक्त राज्य है। इसी तरीके से सिक्किम को भारत में जोड़ा गया, जब यह प्रवेश कराया गया, अब बना तो नहीं है ना, इसका गठन तो नहीं हुआ, सीधे लाया गया। यह भारत से अलग था उस समय। यहां पर राज्य वर्ग था या राजसी शासन चल रहा था, परंतु 1974 में जब विपदाएं आई या बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली, तब इस पर चीन और पाकिस्तान ने आक्रमण करना शुरू किया। तब ये भारत के पास पहुंचा, जम्मू कश्मीर की तरह भारत पहुंचा और कहा कि हमें भी शरण में दीजिए, लीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। तब 35वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को भारत का सहयुक्त राज्य घोषित किया गया। परंतु वहीं पर 36वां संविधान संशोधन फिर से किया गया। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन किया गया। और इस 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1975 में हुआ था। तब कहा गया कि इसे हम पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं। किसे? सिक्किम को। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा। कुछ समझ में आया? सहयुक्त राज्य मतलब कानून बनाने का अधिकार नहीं, परंतु उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश की होगी। वहीं पर सिक्किम को जब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इसका मतलब हुआ कि हमने, जैसे मान लो कोई संघ बनाया, ये एक संघ है, इसमें कुल 10 लोग हैं। अब कोई एक व्यक्ति और जुड़ना चाहता है, उसे जोड़ लेंगे। 2 जुड़ने चाहते हैं, उसे 2 जोड़ लेंगे, लेकिन निकालेंगे नहीं। क्यों? अखंडता शब्द को हम खंडित नहीं कर सकते, इसलिए हम निकाल नहीं सकते। समझ में आया? तो वही चीजें हम जोड़ सकते हैं, ला सकते हैं, बाहरी व्यक्ति बाहरी क्षेत्र से ला सकते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते। वही चीज यहां हुआ। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य। और इसके प्रशासन के लिए नया अनुच्छेद लाया गया, अनुच्छेद 71(4). कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 71(4). अब हम बात कर रहे हैं कि ये हो गया। अब बात आती है 3 की, नामों में परिवर्तन। किसी भी, देखो आजकल देखते हैं हमें रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जाता है। पांडुचेरी का अक्सर नाम बदला जाता है, जैसे वर्तमान में पुदुचेरी है, इसके पहले क्या था? पांडुचेरी था। मदुरई या फिर मैसूर का वर्तमान नाम तमिलनाडु। ये क्या है? नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। परंतु ये सब किसको अधिकार है? अनुच्छेद पहला, मतलब अनुच्छेद 2 और 3 संसद के पास अधिकार है। किसके पास है? संसद के पास अधिकार है। किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक होती है, परंतु संघ में किसी राज्य को शामिल करने के लिए किसी भी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर साधारण बहुमत लगता है। साधारण बहुमत का तात्पर्य 1/3 से अधिक। अब बात आती है कि नाम में परिवर्तन हो गया। राज्य का गठन, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, ये क्या है? राज्य बनाए गए। अन्य राज्यों से उनके जिलों को लेकर, राज्यों को काट कर एक अलग राज्य बनाया गया, उसे हम राज्य का गठन कहते हैं। सीमा क्षेत्र में परिवर्तन,
2014-15 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मीटिंग हुई और मीटिंग में यह तय हुआ कि कुछ भाग पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश को दिया जाएगा और जो बांग्लादेश का कुछ भाग है वो भारत को दिया जाएगा। ये क्या था? सीमा क्षेत्र में परिवर्तन ये कहलाया। या मान लो कोई राज्य है तो उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। किसी राज्य का कुछ भाग दूसरे को दिया जा सकता है, दूसरे का कुछ भाग किसी दूसरे राज्य को दिया जा सकता है। यह है अनुच्छेद 3। समझ में आ गया होगा। यहीं पर अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 3 और 2 को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात इसे आर्टिकल 368 के तहत मान्य नहीं होगा। आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 संवैधानिक संशोधन है। क्या है? संवैधानिक संशोधन। याद रहेगा। अर्थात आर्टिकल 4 कहता है कि 3 और 2 को ये नहीं माना जाएगा, अर्थात 368 में नहीं माना जाएगा। संवैधानिक संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे साधारण संशोधन माना जाएगा। हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।